हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ का चैप्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्शन स्टडी करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम से आप सब लोग फैमिलियर हैं। इसके सेंटर में एक जो सर्किल है उस वो कौन सा चार्ज है उस पे? न्यूक्लियर। ये है न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव। इसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। तो इसको जब हम लोग हीट्स या हीट देते हैं, या ये किसी भी सब्सटेंस का, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, उसका एक आइटम है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हैं, जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑन द न्यूक्लियर। ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में ज़्यादा होगा। उसके बाद जो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें और न्यूक्लियस में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये न्यूक्लियस से चूंकि दूर होते हैं तो अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हम बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो रब करके या सब्सटेंस को हीट करके, ठीक है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सब्सटेंस में ही, सब्सटेंस से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्रीली मूव करने लगते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सब जंप करते रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है, ये तो हमको पता है। तो यही है इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हम फ्री कर सकते हैं, चाहे हीट के ज़रिए चाहे रबिंग के ज़रिए, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों? और ये रहते तो सब्सटेंस के अंदर हैं, लेकिन ये रहते फ्री हैं, और चूंकि इनका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये एक जगह से दूसरी जगह में उछल कूद मचाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सॉलिड सब्सटेंस की है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 10⁻⁹ क्यूबिक क्यूबिक, या हम इसको ऐसे लिख दें, पर मीटर क्यूब लिख दें तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, पर मीटर क्यूब। अब आप सोचिए आप कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो गोल्ड की होती है, जो जो सिल्वर की होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद फिर कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, और बहुत से दूसरी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सॉलिड की है, ये आपको याद रखना है किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं तो आपको और समझ में बहुत अच्छी तरह से आने वाला है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of solid
of solid depends upon इसके ऊपर डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सिल्वर इज बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। वैसे तो हर मेटल में होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, गोल्ड हो, एल्युमिनियम हो, लेकिन सिल्वर इनमें से सबसे बेस्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार और हम रिपीट कर दें कि देखिए जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन, उनमें फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जो न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास है उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो दूर होते जाते हैं ऑर्बिट, उसमें जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होता जाता है। और जो सबसे आखिर में ऑर्बिट होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो अगर हम सब्सटेंस को हीट करें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रहते तो सब्सटेंस के अंदर हैं, लेकिन ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और वहाँ पे एक पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देते हैं। और वहाँ से जब ये छोड़ देते हैं तो उधर उछल कूद बहुत मचाते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मेटल की कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर जो है वो सिल्वर माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्शन की। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट का मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि खिसकने को कहते हैं, है ना। ड्रिफ्ट का मतलब खिसकने को कहते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? उनकी वेलोसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं और उनकी वेलोसिटी जो है वो लगभग होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या करते हैं फिर जाके ये और ये किसकी वजह से है? थर्मल एजिटेशन। जो रूम का टेम्परेचर है वो बहुत सफिशेंट होता है इनके लिए। हम लोग के लिए तो बहुत नॉर्मल कंडीशन है कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स में चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनके लिए वो चीज़ें, वो थर्मल जो है, वो हीट जो है, वो टेम्परेचर जो है वो बहुत इनफ होता है उछल कूद मचाने के लिए। तो मान लीजिए अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कितना हो गया, उसमें 273 ऐड कर दीजिए, है ना, तो 298 हो गया केल्विन। तो बहुत ज़्यादा इनको हीट मिल जाती है। तो ये इधर से उधर, उधर से इधर उधर मचाते रहते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयंस के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये यहाँ पे कोई भी चार्ज है तो ये यहाँ पे आके इससे टकराएगा। फिर मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ है तो ये आके इससे टकराएगा। क्योंकि जब टक्कर होती है तो इसकी डायरेक्शन भी बेटा चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन आया, इस वाले आयन से टकराया, फिर इससे टकरा के फिर जो दूसरा आयन था वो इधर इससे टकराया। किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि ये रैंडमली होता है, तो कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी ऊपर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे। टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, है ना।
तो मान लीजिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन एक हैगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसने जो है यहाँ पे कोई आयन था उससे एक टक्कर मारी, उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर वो इधर चला गया, यहाँ पे जो आयन था इधर इसने एक टक्कर मारी, तो ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ये कवर किया और ये कवर किया। तो अब हमें तो पता नहीं कितना डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया है उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, लगातार कोलिजन, सक्सेसिव का मतलब लगातार कोलिजन, जब हो टकराव हो, लगातार 2 बार टकराव हो और वो जितना डिस्टेंस कवर करे उसका एवरेज ले लीजिए, वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। समझ में आ गया? तो देखिए उसके बाद फिर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, तो ये भी टाइम हमें एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा हो, यहाँ पे कम टाइम लगा हो, तो फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये कहलाता है एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम इंटरवल दैट लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, between two successive collision is called relaxation time। लगातार 2 बार टकराने में जितना उसको टाइम लगा उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये तो छोटी सी बात आपको समझ में आ गई कि चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हर तरफ मूवमेंट उनका होता है, रैंडमली वो किधर भी मूव कर सकते हैं, चाहे अप एंड डाउन मूव करें, चाहे लेफ़्ट टू राइट मूव करें, चाहे राइट टू लेफ़्ट मूव करें, और जो आयन होते हैं उनके साथ जाके टकराते हैं, टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर दूसरे से टकराते हैं। लेकिन और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि थर्मल, याद रखिए, थर्मल एजिटेशन की वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, जो कि रूम टेम्परेचर इनके लिए काफ़ी होता है ये सब उछल कूद मचाने के लिए। तो 2 बार लगातार जो टकराव होता है उसमें ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। और 2 लगातार टकराव के में इनको जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए ये कोई डायग्राम हमने बना दिया और ये इसमें एक आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई से दिखाई है। तो मान लीजिए ये ई की डायरेक्शन जो है, ये ई की डायरेक्शन हमने इधर दिखाई है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अब जब इसमें क्या हो रहा है कि जब आपने ये बैटरी कनेक्ट कर दी तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स, ये अपने ऊपर एक फोर्स महसूस कर रहे हैं, और ये जब फोर्स महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इधर से उधर भागेंगे। तो लेकिन इनका मूवमेंट क्या होगा, इनका मूवमेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। तो जब आपने ये वायर, मेटलिक वायर है, मान लीजिए ये एक मेटलिक वायर है जिसको हमने थोड़ा बड़ा सा दिखाया है और बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, और हमको पता है कि ये V की वैल्यू बच्चों क्या होती है, यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग जानते हैं, V = E × L। L क्या चीज़ है, लेंथ है, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अपने ऊपर महसूस करता है तो वो एक्सिलरेट करता है। तो जब एक्सिलरेट करेगा
किधर एक्सिलरेट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जो फील्ड है ई के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सिलरेट करेगा। तो ये इसका एक्सिलरेशन क्या होगा? तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हम लोग को फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। ठीक है, तो एक्सिलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सिलरेशन बराबर होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या है ये हम लोग जानते हैं, Q E अपॉन M। अब यहाँ पे चूंकि बात इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है तो Q की जगह हम E लिख देते हैं, और ये हो गया E अपॉन M। ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से E की वैल्यू आप निकालिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से E की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन L। तो E की जगह हम V अपॉन L रख देते हैं। तो E और V अपॉन ये हो गया M इंटू L। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसकी वजह से, इस एक्सीलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका खिसकना थोड़ा सा कम हो जाता है, और किधर खिसकते हैं? जिधर इसका फोर्स होता है। लेकिन जो इनकी वेलोसिटी है थर्मल एजिटेशन की वजह से वो अपोजिट होती है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली बिकॉज इट कोलाइड्स अगेन एंड अगेन। एक बार टकराए किसी वेलोसिटी से तो भाई स्पीड कम हो गई, उसके बाद दोबारा टकराए कि आयन से, फिर और कम हो गई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली बिकॉज इट कोलाइड्स अगेन एंड अगेन विथ पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल। और जो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी उन्होंने गेन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी जो है वो एक्सीलरेट नहीं करती है इलेक्ट्रॉन्स को, बस थोड़ा सा धक्का देती है। क्या करती है? ड्रिफ्ट करती है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करती है। और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो कि मिलीमीटर पर सेकंड, मान लीजिए मिलीमीटर पर सेकंड होती है। ड्रिफ्ट का मतलब थोड़ा सा खिसकाना। जो आपने बैटरी लगाई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो थोड़ा सा धक्का देती है, थोड़ी सी ड्रिफ्ट करती है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि बहुत सारे हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये BD हमने आपको दिखाया है। तो अब हम इसकी टोटल, भाई एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे? इसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। वो फार्मूला क्या था बच्चों? वो फार्मूला था V इज इक्वल टू U प्लस AT। U प्लस AT। ठीक है ना। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं थर्मल एजिटेशन की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से, चाहे इसको रूम टेम्परेचर पे मिल रहा हो या इसको और किसी वजह से इसको हीट मिल रही हो या रब कर रहे हो। तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो इनकी नेट वेलोसिटी जो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो वो होती है 0। जैसा कि अभी हमने पिछले आपको इसमें डायग्राम में दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी डायरेक्शन में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। टकराने के बाद यहाँ से फिर इधर चला गया, फिर जो है ये टकरा के इधर चला गया, फिर ये टकरा के इधर चला गया, फिर टकरा के इधर आ गया, है ना। तो अगर हम इन सब का सम करें तो ये जो है वेलोसिटी होती है 0। तो हमारे पास वेलोसिटी, मान लीजिए पहला एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी मान लिया v1 है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ये हम निकाल चुके हैं, इंटू a इंटू टी। तो v1 की वैल्यू बच्चों क्या आई, a t। ठीक है, अब t की जगह हम टाउ का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। ये t तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया था। इसी तरह से आप दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को की वेलोसिटी निकाल लीजिए, v2 इज इक्वल टू, उसका टाइम a टाउ 2 हो गया, फिर v3 इज इक्वल टू, ये हो गया a टाउ 3, और बहुत सारे अप टू द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a टाउ n। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू द जितने भी vn अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर, ठीक है ना। चलिए, तो हमने एवरेज निकाल लिया वेलोसिटी का। अब आइए, तो हमने अभी यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन निकाला था, v1 इज इक्वल टू a टाउ 1। अब राइट साइड में देखिए, राइट साइड में भी हम इसी के आगे लिखे दे रहे हैं, तो ये a तो कॉमन हो गया, एक्सीलरेशन तो कोई चेंज होगा नहीं, तो अब क्या हो गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। टाउ क्या है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम है अप टू द टाउ n, और इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से n, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। अब क्या हो रहा है, ये जो हमने एज्यूम किया था, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि v1 प्लस v2 प्लस v3, ये सब क्या चीज़ है, अप टू द vn डिवाइडेड बाई n, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। इसी तरह से टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू द टाउ n डिवाइडेड बाई n, ये हो गया हमारा, इसको हमने मान लिया टाउ, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये है एवरेज कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फार्मूला आया, हमारे पास फार्मूला आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a टाउ। तो हमारे पास फार्मूला आया a इंटू टाउ। अब यहाँ पे अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे a की, जो भी पीछे निकाली है, तो a की वैल्यू क्या निकाली थी, E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ।
ठीक है ना। ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, एक्सीलरेशन की वैल्यू जो भी पीछे निकाली है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या निकाली है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, ये वाली वैल्यू पुट कर दी है कि, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सॉरी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास आ गया, ये आपको याद रहना चाहिए। तो जिसमें टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ई कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है। इज इट क्लियर। तो अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी डी वेक्टर, एरो लगा दीजिए, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। अब आप कहेंगे ये माइनस क्यों लगा दिया, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि आप इस डायग्राम में देखिए कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इसको कहेंगे माइनस का साइन। तो ये आपके वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो इसमें ई वेक्टर है, ई के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, तो ये आ गया। एक्सीलरेशन का फार्मूला वेक्टर में लेना है तो एक्सीलरेशन का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, माइनस ये अभी पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, ई वेक्टर अपॉन एम, ठीक है ना। इज इट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब निकालते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में कैसे मेजर करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकेंड में कितने हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आपके समझाने के लिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the strength of electric current in a conductor बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इन कंडक्टर इज कैसे मेजर करते हैं, इज मेजर्ड by the magnitude, is measured by the magnitude, is measured by the magnitude of electric charge, magnitude of electric charge per second through cross section of conductor, ठीक, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जब आपने पीछे क्या किया था कि एक कंडक्टर लिया था, ये वाला कंडक्टर, ऐसे करके कंडक्टर आपने लिया था और इसमें आपने जो है एक सप्लाई कनेक्ट कर दी थी,
ये सप्लाई आपने कनेक्ट कर दी थी, यानी एक बैटरी आपने कनेक्ट कर दी थी। तो क्या था कि इसमें जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर थी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर थी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस साइड में थी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो करंट की डेफिनेशन हम लोग को पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए कि लेट ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल बी क्या होगा, बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको सब आसानी से समझ में आ जाए, पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन of the wire कितना होगा बच्चों, of the wire will be number of electrons, area और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर टाइम t सेकेंड, फॉर, अब हमको कोई भी टाइम नहीं मालूम है, हम यहाँ मान लेते हैं कि ये टाइम t है, फॉर टाइम t, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n a v d, इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, करंट की वैल्यू आ गई n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, और आसान आपके लिए हम कर देते हैं। तो Q क्या चीज हुई, अब आप लिख लीजिए द चार्ज, इसको आप ऐसे लिख लीजिए द चार्ज, तब आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। द चार्ज पासिंग थ्रू, द चार्ज पासिंग थ्रू, द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, कहीं से भी हो, एनी क्रॉस सेक्शन of the wire in t सेकेंड, हमने अभी जनरल को वो निकालने का एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो Q किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रॉन्स
और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एन ए, ये हटा दीजिए आप, अभी यहाँ पे हम इसको भी हटा देते हैं। तो आपके पास ये क्या निकल के आया था, एन ए वी डी, एन ए बी डी और टी, ये निकल के आया था। और कितने इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो ई लिखेंगे। तो चार्ज निकल के आया एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। और आई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन टी। तो आई की वैल्यू बच्चों क्या है, अभी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी इसको काट दीजिए। तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन क्या आया, करंट किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी के। और क्यू की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है बच्चों, क्यू की वैल्यू निकाली है एन ई ए वी टी टी अपॉन टी। तो देखिए टाइम और टाइम कैंसिल, तो आई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई एन ई ए वी डी। ठीक, अब आइए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये क्या चीज होती है भाई, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं, यानी करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दीजिए एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो अब देखिए ये ए और ए ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आई, एन ई वी, ये है करंट डेंसिटी और ये है करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि जे यानी करंट डेंसिटी और वीडी जो है वो वेक्टर्स हैं, तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। तो जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे के ऊपर एक वेक्टर लगा दीजिए माइनस एन ई और वी डी के ऊपर वेक्टर। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको द माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस जे क्या इंडिकेट कर रहा है, द माइनस साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन, जो जे की डायरेक्शन है उधर वाल मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया, चलिए बहुत आसान है और कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों, जल्दी बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला निकाला था,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाला था, वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ, ये निकाला था। और फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम यहां कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन किसके बराबर है? फोर्स अपॉन मास। और फोर्स क्या था? ई, और ई अपॉन एम। यही तो था ना, फोर्स यही तो था, ठीक है ना। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम अगर पुट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? ए की जगह ये पुट कर दें तो ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, या इसको हम ऐसे लिख दें ई टाउ अपॉन एम, ये एक ब्रैकेट में करे दे रहे हैं और ई को बाहर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको इंडिकेट कर रहे हैं हम म्यू ई से, इंटू ई। तो वीडी का एक फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला आया म्यू ई कैपिटल ई। अब आप कहेंगे ये सर म्यू ई क्या चीज है? तो म्यू ई जो है उसको वो कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यू ई इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको फार्मूला निकालना हो तो म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ये भी समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर? अब अगर आप वी डी की वैल्यू पुट करना चाहें यहां से, देखिए आपने वी डी की वैल्यू क्या निकाली है, आप वी डी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। वी डी इज इक्वल टू, यहां से आप पुट कीजिए वी डी इज इक्वल टू, अगर आप करंट डेंसिटी के फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जे अपॉन एन ई। तो यहां पे पुट कर दीजिए तो वी डी इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई और कैपिटल ई, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो ये कहलाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, मान लीजिए अगर हम इसमें ई की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा अगर ई की वैल्यू 1 पुट कर दें? पुट, या आप यहाँ इसको ऐसे लिखें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इफ ई इज इक्वल टू, इफ ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, तो आप ने फार्मूला क्या निकाला था? म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू ई इज इक्वल टू वी डी। तो आप कह सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बराबर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जब आपने कितना फील्ड अप्लाई किया? 1 वोल्ट पर मीटर, और मोबिलिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी ऑलमोस्ट ऑलवेज। इसको कैसे निकालेंगे?
म्यू के फार्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।